फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सत्र में प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत की मैथमेटिकल विवेचना से आगे पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा था कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए सबसे प्रमुख जो शर्त है वो है कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए, कला संबद्ध होनी चाहिए, कला में संबद्धता होनी चाहिए। संबद्ध माने दोनों एसोसिएट होने चाहिए, जैसे एक बदले वैसे दूसरी बदले, जैसे एक चेंज हो उसी कोण से दूसरी चेंज हो, उसको संबद्धता कहते हैं। जैसे आपका एक हाथ एनसीसी की परेड हो रही है, आपका एक हाथ ऐसे निकलता है तो दूसरे का भी हाथ उसी एम्पलीट्यूड से निकले, उसी विस्थापन से निकले, उसी टाइमिंग से निकले, तो दोनों में संबद्धता पाई जाती है। तो इसको बोलते हैं कला संबद्धता होना। तो तरंगों में कला संबद्धता होना बहुत जरूरी है। तो कला संबद्धता क्या होती है कि दोनों तरंगों से जो निकलने वाली तरंगे हैं और उन दोनों तरंगों की जो कला में परिवर्तन, यानी दोनों में जो कलांतर हो वो शून्य हो। यदि दोनों में कलांतर है तो वो कलांतर दूरी के साथ, समय के साथ नियत होना चाहिए। यानी समय के साथ वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर माना प्रारंभ में दोनों तरंगों के मध्य में कलांतर 2 डिग्री का है तो वह जब तक वो चल रही है दोनों, उतने समय तक उनमें वह कलांतर 2 डिग्री का ही मेंटेन रहे, तब भी आप क्या कहेंगे? दोनों तरंगें क्या हैं? कला संबद्ध है। क्लियर? अब कला संबद्धता कितने प्रकार की होती है? कला संबद्धता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कालिक संबद्धता और दूसरी होती है स्थानिक संबद्धता। सबसे पहले लेंगे कालिक समय वाली। इसका ज़्यादा महत्व होता है, इसका ज़्यादा मीनिंग होता है। तो कालिक संबद्धता को समझने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है, जब किसी पदार्थ के अणुओं में स्थित परमाणु अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं, n बराबर 1 में होते हैं, तब अगर उनको ऊर्जा दी जाए, उनको ऊष्मा दी जाए, उनको एक्साइट किया जाए, तो n बराबर 1 निम्नतम ऊर्जा स्तर में जो परमाणु स्थित हैं वह उस ऊर्जा को पाकर उच्च ऊर्जा स्तर में गमन करने के योग्य हो जाते हैं। और माना आपने पर्याप्त एनर्जी दी जिससे कि वो n बराबर 1 से संक्रमण होकर उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में n बराबर 2 के बराबर ऊर्जा दी, 2 में चले गए, 3 के बराबर दी, 3 में चले गए। यानी आपने जो भी निर्धारित ऊर्जा दी, जो भी योग्य ऊर्जा दी, उसको पाकर वो उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर जाते हैं। और जब संक्रमण कर जाएंगे, जैसे थोड़ा सा इसको ये देखिए आप कि जैसे ये देखिए, ये n बराबर 1 ऊर्जा स्तर है, ये n बराबर 2 ऊर्जा स्तर है। सपोज ये जो परमाणु है, आपने इनको ऊर्जा दी, एनर्जी सप्लाई की, और ये परमाणु ऊर्जा पाकर कहाँ आ गई? उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर गई है। जब उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर जाएंगे इस तरीके के, तो यहाँ पर ये इनकी n बराबर 1 है माना, ये n बराबर क्या है? 2 है। ये इसकी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है। तो क्या होता है कि जब ये एक्साइट होकर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर रुकने का जो समय है इनका 10 की पावर -8 सेकेंड ही है। यानी इन परमाणुओं को जो यहाँ से यहाँ गए, ये जो परमाणु है, ये परमाणु 10 की घात -8 सेकेंड, जरा सोच के देखें, बहुत कम समय है। 1 सेकेंड को आप जानते हैं, पहचानते हैं, और 10 की घात -8 सेकेंड को आप अंदाज लगा सकते हैं कि 10 की 8 गुना कम समय। तो 10 की घात 8 गुना कम समय, -8 सेकेंड समय में इनको ऊपर से नीचे लौटकर उसी कक्षा में आना पड़ता है जहाँ से ये गए थे। अपनी प्रारंभिक अवस्था में इनको आना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, और ये भी चीज साथ में हम जानते हैं कि जब ये परमाणु यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, जब यहाँ से जब ये आएगा, तो जब ये परमाणु आएगा तो
तरंग को उत्सर्जित करेगा, प्रकाश को तरंगों की तरह क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और इन तरंगों का हम छोटा भाग बनाएंगे तो उसको स्पंद कहते हैं, पल्स। तो पल्स के रूप में पल्स के रूप में क्या है, ये प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। ऐसे ही जब ये परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ये भी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ये भी करेगा, उत्सर्जित करेगा। यानी सभी के सभी जो परमाणु है ये क्या करेंगे, इस ढंग से प्रकाश को तरंग के रूप में, तरंग के छोटे हिस्से के रूप में, पल्स के रूप में क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। लेकिन होता क्या है, यही एक विडंबना है जिसको कि अपन समझना चाह रहे हैं, यही एक बिंदु है जिसको अपन जानना चाहते हैं। वो ये है कि आप ये देख पा रहे हैं कि जब ये परमाणु हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएंगे तो इतने कम समय में जैसे इनकी संख्या करोड़ों होती है। जैसे आपके पास 1 मोल पदार्थ है तो 10 की घात 23 परमाणु लगभग होंगे। 1 मोल माने जैसे आपके पास उसका अणुभार के बराबर या परमाणु भार के बराबर कोई भी तत्व है तो उस तत्व में आपके 10 की घात 23 परमाणु एवोगाड्रो संख्या के बराबर जो होते हैं उतने होते हैं। ये 10 की घात 23 यहाँ पर आते हैं। 10 की घात 23 एक बहुत बड़ी संख्या है। आप बहुत सारे बिंदी लगा देंगे 0 0 0 0, तब जाकर 10 पर आप 22 बिंदी लगाएंगे तब जाकर 10 की घात 23 बनेगा। वो जो राशि बहुत बड़ी राशि होती है और उस राशि में आपको ये माना कि 10 करोड़ आपके पास क्या है कि 10 करोड़ परमाणु है। 10 करोड़ यहाँ से यहाँ आ गए। अब 10 करोड़ एक साथ नीचे आएंगे तो उनके द्वारा जो प्रकाश छोड़ा जाएगा वो एक जैसी आकृति का होगा और वो कला संबद्ध प्रकाश कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 10 करोड़ जो परमाणु है वो एक साथ नीचे ना आकर वो क्या होता है, जैसे 5 करोड़ एक साथ नीचे आ गए तुरंत, तो 5 करोड़ जो नीचे आए एक साथ उनके द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश होगा उस प्रकाश की जो तरंग संरचना होगी वो एक जैसी होगी, स्पंद की संरचना एक जैसी होगी। यानी वो जो प्रकाश होगा वो कला संबद्ध होगा। किनका, जो 10 में से 10 करोड़ में से 5 करोड़ जो आए। अब कुछ तो बहुत जल्दी आ गए 5 करोड़, तो कुछ 4 करोड़ ऐसे थोड़ा सा चलो रुक के आ रहे हैं, थोड़ा सा चलो देखते हैं क्योंकि सब एक साथ, जैसे ह्यूमन नेचर होता है, सारे परमाणु आप सभी को ऊपर भेज दो, फिर आप छत से नीचे भेजो तो कुछ तो तुरंत आ जाएंगे आज्ञा के अनुसार, कुछ थोड़ा सा अरे कह रहे बदले दो थोड़ा नीचे, कुछ और मस्ती लेते हुए आएंगे। तो वो इनका होता है कि कुछ तुरंत आ जाते हैं स्मार्ट जो होते हैं, कुछ उसके बाद आते हैं, कुछ उसके बाद आ रहे होते हैं। तो जब ये समूह में एक साथ नहीं आते और टुकड़ों में आते थोड़े थोड़े अंतराल में, तो क्या होता है, जो प्रकाश, जो संपूर्ण जो प्रकाश होता है, ये वाला प्रकाश संपूर्ण प्रकाश जो प्राप्त होगा वह प्रकाश कला संबद्ध नहीं होगा, क्योंकि एज ए होल संपूर्ण जो प्रकाश है वह प्रकाश कला, उनकी जो तरंगों की जो आकृति है, तरंगों की जो संरचना बनावट है उसमें थोड़ी भिन्नता है, इसलिए वो प्रकाश संबद्ध नहीं है, कला असंबद्ध प्रकाश कहलाता है। क्लियर? अब तो क्या किया जाए, तो इसलिए कला तो कला संबद्ध प्रकाश प्राप्त करने की नई युक्तियां खोजी गई है। सभी तत्वों में नई ऐसी घटना नहीं पाई जाती है, कुछ विशेष तत्व हैं उनमें ये चीजें होती हैं, वो चीज भी देखेंगे। यानी आवर्त सारणी इतनी बड़ी है, आपने देखी है, आवर्त सारणी में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे अपन कला संबद्ध प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। उनमें कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं जिनमें रुकने का समय बहुत ज़्यादा होता है, और रुकने के समय ज़्यादा होने से उनमें एक शर्त और होती है कि उस ऊर्जा स्तर से सारे परमाणु एक साथ नीचे आएंगे, अलग अलग नहीं आ सकते, तो उसको मित स्थायी ऊर्जा स्तर बोलते हैं, उन दोनों के बीच में होती है यहाँ पर। दिस इज नोन एज द मेटास्टेबल स्टेट, मित स्थायी ऊर्जा स्तर। तो ऐसी कुछ ही तत्वों में पाई जाती है जिनका बाद में जिक्र करेंगे। तो यानी स्थानिक संबद्धता योग, कालिक संबद्धता इसे कहते हैं, और कालिक संबद्धता तभी पाई जा सकती है जबकि सारे परमाणु एक साथ नीचे आए, जो कि असंभव है, ऐसे आते नहीं है। इसलिए साधारण प्रकाश जो आप होता है वो जैसे ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट से जो प्रकाश आ रहा है, बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है, कोयले से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ये सारा प्रकाश कला असंबद्ध होता है,
क्योंकि 10 की घात -8 सेकेंड के अंदर अंदर ये सारे एक साथ नीचे नहीं आ पाते। तो कला संबद्ध प्रकाश प्राप्त करने के लिए और अन्य जो विधियां हैं वो खोजी गई हैं, जिनको अपन बात भी करेंगे। तो वो सब चीज़ आप लोगों को ध्यान रहे। तो जब लेजर पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे कि ये किस तरीके से ये सब चीज़ें मेंटेन होती है। और उससे पहले स्थानिक संबद्धता पढ़े, उससे पहले अपन थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि दो प्रकाश स्रोत हैं, यानी यंग का दूसरे प्रयोग। क्योंकि आपको पता है कि जब भी व्यतिकरण पढ़ेंगे तो यंग का दूसरे प्रयोग, जो मान के चलो आप जैसे 11वीं क्लास में, आप 8वीं क्लास में हो तो ABCD नहीं आ रही है, 2 का पढ़ा नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो उस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। यंग के दूसरे प्रयोग को थोड़ा सा एक बार निकाल लें आंखों के सामने से कि दो प्रकाश स्रोत हैं S1 और S2, क्लियर। और ये दोनों जो प्रकाश स्रोत हैं, ये दोनों प्रकाश स्रोत, ये मूल स्रोत अपना एक ही होता है, ये S, ये मूल स्रोत S है। इससे ही दो स्रोत प्राप्त किए गए S1 और S2, ये दो स्लिट है, ये स्लिट है एक, ये स्लिट है। ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ, ये प्रकाश ऐसे आगे बढ़ रहा है तरंगाग्र के रूप में, ये प्रकाश आगे बढ़ता हुआ और ये इन दोनों स्लिटों को ढक लेता है। इस पर भी पड़ रहा है, इस पर भी पड़ रहा है, क्लियर। ये यानी मूल स्रोत S है, प्रकाश स्रोत S है और दो स्लिट है, सामने स्लिट है, दो खाली स्थान है S1 और S2, उन पर प्रकाश पड़ रहा है। और पड़ने के बाद जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो सामने वाले पर्दे पर बैठे व्यक्ति को ये लगेगा प्रकाश यहाँ से आ रहा है, स्रोत है ये। ऐसे ही जब ये प्रकाश यहाँ से आगे बढ़ेगा तो फिर उस व्यक्ति को ये लगेगा कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, S1 से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, S2 से आ रहा है। जबकि ना तो S1 में कुछ स्रोत रखा हुआ है, ना S2 में कुछ स्रोत रखा हुआ है, स्रोत कहाँ रखा हुआ है, S पर। तो इस तरीके से एक प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत उस व्यक्ति को दिखते हैं जो कि कहाँ बैठा हुआ है, पर्दे के स्थान पर बैठा हुआ है, तो प्रेक्षित कर रहा है, ऑब्जर्वर है। तो यहाँ से जो प्रकाश होगा ये आगे बढ़ेगा। जब ये प्रकाश आगे बढ़ता है तो इसमें दो घटनाएं होती हैं। एक तो सबसे पहले प्रकाश का डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है, प्रकाश किनारों से टकराकर बिखरता है, उससे उनसे परे भी जाता है, उनकी छाया क्षेत्र में भी जाता है। ऐसे ही यहाँ से जब ये प्रकाश निकलेगा तो सामने तो जाएगा ही जाएगा, सामने के बजाय यो भी जाएगा और यो भी जाएगा, क्योंकि इसका नेचर होता है डिफ्रैक्ट होने का। ये साइज उनके जब लैम्डा की एक के बराबर होगी तो पहले प्रकाश डिफ्रैक्ट होता है, विवर्तित होता है, और जब विवर्तित होगा तो विवर्तित प्रकाश यानी ये प्रकाश का फैलाव यो होगा, इस प्रकाश का फैलाव ये होगा, बीच मध्य भाग में दोनों प्रकाशों में क्या होगा, अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण होगा तो उनमें कई बिंदुओं पर आयाम समान कला में होगा, किन्हीं बिंदुओं पर आयाम विपरीत कला में होगा, अपोजिट फेज में होगा। तो कहीं संपोषी व्यतिकरण होगा, कहीं विनाशी व्यतिकरण होगा। तो इस दौरान यानी इसके सामने वाले भाग पर यानी यहाँ से जब यहाँ तक आपको चमकीली और काली फ्रिंजें प्राप्त होती है व्यतिकरण की, और ये क्या होता है, व्यतिकरण का पैटर्न इस तरीके से आपको प्राप्त होता है। अब फॉर एग्जाम्पल टोकन के रूप में अपन ये मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु P है, ये पर्दे पर कोई बिंदु P है जिस पर कि प्रकाश पहुंचा है। प्रकाश तो सारे पहुंच रहा है, पूरे पर्दे पर पहुंच रहा है, हर बिंदु पर पहुंच रहा है यहाँ से, और जो भी परिणामी चीज मिल रही है वो यहाँ मिल रही है। लेकिन अपन एक टोकन के तौर पर एक बिंदु छान लेते हैं। माना सपोज इट इज ए पॉइंट P एट विच वी वांट टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेस, दोनों स्रोतों की परिणामी तीव्रता क्या है वहां पहुंचने, उसको निकालना चाहते हैं। तो S1 से माना ये परिणामी तरंग पहुंच रही है और यहाँ से S2 स्लिट से ये तरंग पहुंच रही है। आप देख पा रहे हैं इसमें S1P की लंबाई ज्यादा है, S2P की लंबाई कम है, यानी दोनों तरंगों के बीच में पथ में अंतर है, पथांतर है। और इसलिए बिंदु P ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। बिंदु P जितना दूर होगा उतना S1P और S2P की दूरी में अंतर आएगा, पथांतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी आपको प्रमुख शर्तों में लिखाया गया है, क्लियर। अब बिंदु P इसलिए O के समीप होना चाहिए, इसलिए व्यतिकरण की घटना होती है वो सामने वाले केंद्र बिंदु की इर्द गिर्द की होती है, लेफ्ट राइट थोड़ी सी मिलीमीटर डिस्टेंस में होती है। लेकिन जो कि पास में थोड़ा सा दूर लेते हैं,
चित्र बनाने में अपने को आसानी रहेगी। तो ये S1P और S2P के बीच में जो पथांतर है, अगर आप यहाँ से अविलंब रेखा खींचते हैं तो ये क्या होगा, पथांतर क्या है, क्लियर। ये यहाँ से आप जो रेखा खींचेंगे, अब ये जो डिस्टेंस है एक्स्ट्रा है, ये वाली S2K दूरी एक्स्ट्रा है, पथ में अंतर है, इसके बाद आप देखेंगे दूरी बराबर है। तो S1P और S2P ये दिख रहा होगा आपको, ये S1 पॉइंट है, S1, ये वाला पॉइंट क्या है, जो S2, कौन सा, ये वाला S2। तो S1P और S2P के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज S2K। तो S2K इज द व्हाट, इट इज द पाथ डिफरेंस, पथांतर है। पाथ डिफरेंस इज व्हाट, इज इक्वल टू S2K, और S2K इज इक्वल टू S2P का मान। सबसे पहले पथांतर को निकाला जाता है, पथांतर का मान कितना है, ध्यान रखें, सबसे पहले पकड़ इसी की होती है S2K की, पथांतर। तो ये आप देख पा रहे हैं S1 और S2, क्लियर। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये कैपिटल D, और जो प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश क्या हो रहा है, सर्जित हो रहा है। और ये बिंदु P तक पहुंचने के लिए ये तरंग देखिए सीधी रेखा से थीटा कोण पर क्या हुई है, मुड़ी है। ये थीटा कोण पर वहां जाने के लिए थीटा कोण पर मुड़ी, ये कोण थीटा का हो गया, ये 90 माइनस थीटा का हो गया, ये अविलंब है, ये 90 का है ही है, खींचा आपने ये अविलंब, ये 90 का, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये वाला कोण कितने का होगा, थीटा। ये समकोण जो दिख रहा है आपको S1 S2K, यानी ये K पर समकोण बना है। इस त्रिभुज में आप देखोगे ये जो भुजा है, यानी ये जो भुजा है, ये जो भुजा दिख रही है आपको, ये आधार है, ये जो भुजा दिख रही है आपको, ये इसका लंब है, तो ये जो भुजा दिख रही है आपको, ये क्या कर्ण कहलाता है। तो इस त्रिभुज को ध्यान, इस त्रिभुज में से आप गणित के स्टूडेंट होते हैं सभी, तो आप देखोगे इस त्रिभुज में S2K का मान निकालोगे, S2K का मान S1 और S2, दो स्लिटों के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल d है। What is small d is what? Small d is the distance between two sources S1 और S2। तो d ये लिख लिया आपने, ये d है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि S2K का मान किसके बराबर होगा, तो आप इसमें से ये देखोगे tan थीटा का मान निकालोगे तो क्या आएगा, बोलो S2K लंब बटे क्या आएगा, S2K बटे S1, क्लियर। और इसमें S2K का मान किसके बराबर आ जाएगा, S2K बराबर S1K into 10, या S2K का मान निकालोगे इसमें sin थीटा के पदों में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा बराबर बोलो लंब बटे का S2K बटे S1 और S2K बराबर कितना आ जाएगा, S1 S2 sin थीटा, और S1 S2 का मान क्या है, स्मॉल d sin थीटा। जब कोण बहुत छोटा होता है तो d को क्या होता है, tan थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। सो S2K is what, it is d tan थीटा। यानी S2 का मान जब थीटा बहुत छोटा होता है ये वाला, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा भी लिखा जा सकता है। तो d tan थीटा, और tan थीटा का जो मान है, tan थीटा का जो मान है उसको निकाल लेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये अगर बीच की रेखा यहाँ भी खींच दें हमको, तो ये रेखा इसको यहाँ पे, ये कोण भी थीटा के बराबर, क्योंकि और यहाँ से यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं समय, ये O है, ये माना ये x दूरी पर अपने को तीव्रता निकाली, ये बिंदु P x दूरी पर, तो tan थीटा का जो मान होगा इसमें दूसरी को क्या आ जाएगा, dx अपॉन कैपिटल T। जो त्रिभुज देखेंगे आप, ये
वाला तुम गहरा गहरा कर रहा हूँ इस समय, ये इस त्रिभुज में देखा आप जरा, इस त्रिभुज में आप ये देख पाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू दिस x एंड दिस आधार x बॉडी। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस, इसका चिन्ह क्या होगा डेल्टा से, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया dx/dt। क्योंकि वीडियो में बनाने में लिमिट होती है, उसकी ज़्यादा मेमोरी इसमें स्टोर होने में दिक्कत होती है, इधर से ट्रांसफर करने में, इसलिए आज मैं केवल आपको ये तक पढ़ा रहा हूँ। पाथ डिफरेंस का जो मान है वो dx/D है, और कल इसको अपन आगे कैरी ऑन करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक आप इसको याद करें, ध्यान में लाएं। थैंक यू वेरी मच।